हेलो गाइस, हमने फर्स्ट क्लास में भाषा के आगे पढ़े थे। भाषा की प्राकृतिक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि भाषा की प्राकृतिक कैसी होती है। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा की अपनी गुण स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्राकृतिक आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है, उसे विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप कथित और लिखित है, मतलब एक कथनों के द्वारा और एक लिख के द्वारा। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा यथार्थ बोलकर, लेखक के द्वारा लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है। भाषा वाक्यों से नहीं बनती, वाक्यों शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल्य ध्वनियों की भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्ययों और अध्ययन विवेचन होते हैं, अतः व्याकरण भाषा पर आश्रित है। भाषा के विविध रूप। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं: बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रीय भाषा। बोलियां, जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। जो अपने घरों में करते हैं साधारण बोली, उसे बोलियां कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। यह घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, मराठी, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश आदि। परिनिष्ठित भाषा, यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी भी बोली जाती है, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक सामाजिक शक्ति के आधार पर राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को उल्लंघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषा हैं। तो देखिए, हमारे इंडिया है, भारत में 15 प्रकार की विकसित भाषाएं हैं। पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, मतलब हमारे इंडिया में राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है ही, बल्कि 15 विकसित भाषा भी है। मतलब यहाँ पे इंडिया में हर तरह की भाषा बोली जाती है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही है का गौरव प्रदान किया गया। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रीय भाषा है। रूस की रूसी है, फ्रांस की फ्रांसीसी है, जर्मनी की जर्मन है, जापान की जापानी आदि है। इंग्लैंड की इंग्लिश है, इंडिया की हिंदी है। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली और समझी जाती है तो वह राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में, वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में ला जाती है राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रीय भाषा होती है, जैसे अमेरिका अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी, रूसी आदि। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। यह लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जो इंडिया के लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, ये 70 से 75% लोग हैं। भाषा और लिपि। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना या पोतना। विचारों का लिपना या लिखना ही लिपि कहलाता है, मतलब विचारों का लिखना ही लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में, भाषा का उच्चारित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों और वर्णों का व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। मौखिक और
उच्चरित भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ है। प्रत्येक उच्चरित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह वर्ण बनाए गए हैं। वर्णों की पूरी व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। वस्तुत लिपि उच्चरित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने का एक ढंग है। सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने भावों विचारों का स्थायित्व प्रदान करने के लिए दूर सुदूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए जो मौखिक भाषा से काम ना चल पाया होगा, तब मौखिक ध्वनि संकेतों प्रतीकों को लिखित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई होगी। यही आवश्यकता लिपि के विकास के कारण बनी हुई है। मतलब कि आदान प्रदान करने के लिए हमारा मौखिक रूप से काम नहीं आया तो समाचार पत्र या लिख कर ही हम दूर तक अपनी बातों अपने विचारों को प्रकट कर सकते थे। अनेक लिपियाँ किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है, जो दूसरी ओर कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं को किसी एक लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को हम देवनागरी और रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार लिख सकते हैं। देवनागरी लिपि मेरा घर गई, तो रोमन लिपि मीरा घर गई है। इसके विपरीत हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो, संस्कृत सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है देवनागरी लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। कहाँ से हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिसमें हिंदी की देवनागरी का ही नहीं, गुजराती, बांग्ला, असमियों, उड़ीसा आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ था। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट है, मतलब कि जो पूछा जा सकता है कि हिंदी का जिस लिपि से लिखी गई थी उसका नाम क्या है? तो देवनागरी लिपि से लिखी गई थी, तो इसका है हिंदी जिस लिपि से लिखी गई थी उसका नाम क्या है? तो देवनागरी लिपि से लिखी गई थी। देवनागरी लिपि का विकास किसके द्वारा था? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ब्राह्मी का प्राचीन लिपि है जिसमें हिंदी की देवनागरी का ही गुजराती, मतलब गुजराती, बांग्ला, असमिया, उड़ीसा आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। यह वैज्ञानिक लिपि है। यह एक मात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था है। संसार की समस्त भाषाओं में व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण स्पष्ट स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है। यह देवनागरी के अलावा विश्व में कोई भी ऐसी लिपि नहीं है जो व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था हो। यही कारण है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की लिपियाँ बाईं से दाईं ओर ही लिखी जाती है। केवल उर्दू, जो फारसी लिपि में नहीं लिखी जाती है, दाईं ओर से बाएं और लिखी जाती है। नीचे की तालिकाओं में विश्व की कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम बताए गए हैं। ठीक है, जो नीचे तालिका है इसमें कुछ भाषाओं और लिपियों के नाम है। जैसे भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो के लिए लिपियाँ हैं देवनागरी है। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो के लिए रोमन, पंजाब के लिए गुरुमुखी, उर्दू, अरबी, फारसी के लिए फारसी, रूसी, बेंगलियन, चेक, रोमानियन के लिए रूस, बंगला, बंगाल के लिए उड़ीसा है, असमिया के लिए असमिया है। हिंदी में लिपि चिन्ह देवनागरी के वर्णों में 11 स्वर और 31 व्यंजन हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि हिंदी में लिपि चिन्ह, तो चिन्हों को याद रखना कि देवनागरी में वर्णों 11 स्वर, कितना? 11 स्वर और 31 व्यंजन होता है। कितना? 11 स्वर होता है और 31 व्यंजन होता है। व्यंजन के साथ साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। आ ई ऊ ऋषि ए ओ ये सब क्या है? स्वर है। 11 स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि ये हमारा स्वर है। तो ये मात्रा देख लो,
आ की मात्रा ए छोटी ई की बड़ी ई की छोटी ऊ की बड़ी ऊ की री की मात्रा ए ओ की मात्रा। अब का की को के को, तो ये मात्रा जिनके साथ भी लग जाएगी तो यह स्वर हो जाएगा। तो कितना है, 11 प्रकार के स्वर है। अब देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है तथा ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरियों का विकास सीधे सीधे नहीं हुआ, बल्कि यह उत्तर शैली की कुटिल शारदा प्राचीन देवनागरी के रूप में होता हुआ वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुँचा है। प्राचीन नगरी के रूप में विकसित हुए पश्चिमी और पूर्वी इन दोनों रूपों से विभिन्न लिपियों का विकास इस प्रकार हुआ था। प्राचीन देवनागरी लिपि। पश्चिमी प्राचीन देवनागरी गुजरात, महाजनी, राजस्थान, महाराष्ट्र नगरी। पूर्वी प्राचीन देवनागरी कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़ीसा, बांग्ला, असमिया। संक्षेप में ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकास क्रम को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। ब्राह्मी उत्तरी शैली, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नगरी लिपि। पूर्वी नगरी मैथिली, कैथिल, नेवारी, बांग्ला, असमिया आदि। पश्चिमी नगरी गुजराती, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजराती नगरी देवनागरी। अब दक्षिणी शैली देवनागरी लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला है आ की मात्रा, ई की मात्रा छोटी की, ओ सॉरी बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा व्यंजन के बाद जोड़ी जाती है। दक्षिणी लिपि व्यंजनों के बाद जोड़ी जाती है, जैसे का, की को। ये ई की मात्रा व्यंजन के पहले की मात्रा व्यंजन के ऊपर ऊ मात्रा के नीचे लगाई जाती है। ये सब मात्राओं के बारे में बताया गया है। र व्यंजन में ऊ और ऊ मात्रा अन्य व्यंजनों की तरह न लगाई जाकर इस तरह लगाई जाती है। जैसे रा व्यंजन में ऊ मात्रा में होती है, तो र ऊ रू, तो ऊ की मात्रा नीचे लगाया जाता है। अनुस्वार और विसर्ग क्रमशः स्वर के ऊपर और बाद में जोड़े जाते हैं। अनुस्वार और व्यंजन, जैसे अन मतलब ऊपर, कन। स्वरों की मात्रा अनुस्वार विसर्ग सहित एवं व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। मतलब स्वरों की मात्रा और जैसे स्वरों की मात्रा और अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। कितना होता है, 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरागत के अनुसार 12 खंडी कहते हैं। क्या कहते हैं, 12 खंडी कहते हैं। का की कु के को कन का। ये है इसका का की कु के को कन का। व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं, खरी पाई के साथ और बिना खरी पाई के साथ। ठीक है, व्यंजन दो प्रकार से लिखे, खरी पाई के साथ और बिना खरी पाई के साथ। और आ छ ट ठ ड ढ बिना खरी पाई वाले व्यंजन है। शेष व्यंजन जैसे क ख ग घ च इत्यादि खरी पाई वाले व्यंजन है। अर्थात इसमें समझाया गया है खरी पाई वाले व्यंजन है। सामान्य सभी वर्णों से सिरे पर एक एक आरी लेखा है, जो धर श भ में कुछ तोड़ दी गई है। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता, तब वह दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन जाते। क ट ट मतलब संयुक्त व्यंजन, आधा त लग जाता है, आधा क लग जाता है। ये जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलकर, तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। जैसे कख चक्का द्वित्व व्यंजन हो गया। मातृभाषा खनूर से न
का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह हिंदी बोलती है। पंजाब व हिंदी क्रमशः इसी मातृभाषाओं से है। इस प्रकार वह भाषा जिसे बोलकर अपने परिवार में अपनाता व सीखता है, इसे मातृभाषा कहलाते हैं। ठीक है। अब प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा, जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व की 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीय द्वारा बोली जाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी। राज्य भाषा। राज्य भाषा वह राजभाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है उसे राज्य भाषा कहते हैं। भारत की राज्य भाषा अंग्रेजी हिंदी दोनों है। अब अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा। मानक भाषा विधानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है उसे मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विधानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे गई, गई मानक रूप है। ठंड, ठंड मानक रूप है। अंत, अंत मानक रूप है। लब, ख मतलब लब, ख रख, ख रख, रखा मानक रूप है। शुद्ध, शुद्ध मानक रूप है। तो यही मतलब कि हिंदी की में भाषा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और आगे मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आगे बनते रहिएगा। बाय।